हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों की जो मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है हायर फर्स्ट पेपर के लिए, आज ये इसका तीसरा पेपर है। तो हम लोग बिना वक्त गंवाए अपना शुरू करते हैं एमसीक्यू टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट। तो हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि मार्च 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक एफएसएसआई 2026 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय प्रदर्शन के लिए किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बताइए, किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये आंसर हमारा होगा क्या? ये आंसर होगा हमारा क्या? उड़ीसा। उड़ीसा ने स्थान ये प्राप्त किया है। उड़ीसा ने 7.73.1 स्कोर से पूरे भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के डेटा पर आधारित है। मान ले पूछ लिया जाए, यह सूचकांक किस पे आधारित है? यह कैग के डेटा पर आधारित है। और इसमें क्या कहेंगे, राज्यों की वित्तीय स्थिरता, ऋण प्रबंधन और राजस्व वृद्धि की कड़ाई से मूल्यांकन करता है। सूचकांक में गोवा गोवा क्या है? गोवा दूसरे नंबर पे है। गोवा किसके नंबर? दूसरे नंबर पे है। झारखंड अपना किसके? तीसरे नंबर पे है। ठीक है, झारखंड तीसरे नंबर पे है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्या कह रहा है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो क्या कह रहे हैं? इसे क्या कहते हैं? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 में 139 अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या है? 139 अर्थव्यवस्था में विश्व की कौन सा स्थान भारत का है? भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान इसमें से कौन सा है? भारत का स्थान इसमें से 38वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वां स्थान पर पहुंच गया है। यह रैंकिंग भारत की नवाचार अर्थव्यवस्था में एक प्रणालीगत विरोधाभास को उजागर करती है। एक तरफ भारत 2024-25 में अपने पेटेंट फाइलिंग के लिए संख्या दोगुना करके 1,10,000 से अधिक कर दिया, वही जो उच्च आउटपुट दर था। लेकिन दूसरी तरफ भारत का सकल अनुसंधान और विकास R&D निवेश GDP का कितना? मात्र 0.6%। अगर भारत आर एन डी में निवेश करे अच्छा खासा, तो और बेहतर तरीके से भारत विकास कर सकता है। लेकिन भारत 0.65% उसमें निवेश ही करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें? मार्च 2026 में ICC पुरुष T20 विश्व कप फाइनल न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर कौन सा देश T20 विश्व कप का सफलतापूर्वक बचाने वाली पहली टीम? सफलतापूर्वक, क्योंकि अभी तक किसी टीम ने बचाया नहीं था, लेकिन क्या है कि भारत ने ये अपना खिताब 2024 वाला फिर से बचा लिया है T20 विश्व कप में। बाकी तो ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वाले विश्व कप में तो अपना बचाया हुआ है खिताब, लेकिन क्या है कि भारत ने T20 में भारत ने ये कारनामा पहली बार किया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वर्ष 2025 के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 60वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आर बैरा मुथु को। आर बैरा मुथु 2025 के लिए। ये कौन है? ये प्रसिद्ध तमिल कवि हैं। ये क्या है? प्रसिद्ध तमिल कवि हैं। प्रसिद्ध तमिल कवि हैं, गीतकार, लेखक हैं। ये क्या है? गीतकार भी हैं, गीतकार लेखक भी हैं। ये गीतकार लेखक भी हैं। और मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे दिया जाता है? तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, 8 अनुसूची भारतीय संविधान की मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त भाषाएं जो हैं उसमें असाधारण साहित्य योगदान को मान्यता देता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कह रहा है? वर्ष 2026 शुरुआत में कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है?
ये नियुक्त किसे किया गया? जो प्रशांत कुमार हट गए, कौन हटे? प्रशांत कुमार इसके अध्यक्ष हो गए हैं। हायर जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होगी, तो इसके अध्यक्ष कौन बने? ये बने राजीव कृष्ण। कौन? राजीव कृष्ण। इन्होंने इन्हें कार्यवाहक पुलिस निदेशक बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें? प्रतिष्ठित बीसी राय पुरस्कार भारत के मुख्य रूप से किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार प्रतिष्ठित, ये पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के लिए ये दिया जाता है। ये बीसी राय पुरस्कार भारत में चिकित्सा क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। क्या? चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान। यह पुरस्कार डॉक्टर विधान चंद्र राय, पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और प्रख्यात चिकित्सक की स्मृति में स्थापित किया गया था। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2026 में आईसीएमआर द्वारा जारी नए परिचालन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईसीएमआर क्या है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ये 2026 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किए गए नए परिचालन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो भारत में शोध प्रणाली को सुव्यवस्थित करेगा? बताइए क्या है? एआई द्वारा चिकित्सा शोधों का अनिवार्य सत्यापन, बहुकेंद्र अनुसंधान के लिए एकल नैतिक समीक्षा का कार्यान्वयन, अनाम रोगी डेटा के पूर्ण व्यवसायीकरण को अनुमति देना, या फिर विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान सहयोग को प्रतिबंधित करना? बताइए आंसर नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी होगा। बी। बी क्यों होगा? क्योंकि भारत में बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक अध्ययनों को गति देने के लिए नौकरशाही बाधाओं को दूर करने के लिए आईसीएमआर ने 2026 में बहुकेंद्र अनुसंधान के लिए एकल नैतिक समीक्षा सिंगल एथिक्स रिव्यू को अनिवार्य करते हुए नए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐतिहासिक रूप से यदि कोई शोध कई अस्पतालों विश्वविद्यालय में होता तो प्रत्येक संस्थान की संस्थागत नैतिक समिति से अलग अलग मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिससे महीनों में देरी होती थी। नए ढांचे के तहत एक नामित प्राथमिक आईईसी द्वारा दी गई नैतिक मंजूरी को सभी भागीदार द्वितीयक साइटों पर लागू होती है, जो शोध अखंडता से समझौता के बिना आधिकारिक दक्षता को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? केंद्रीय बजट 2025 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्रथम वैचारिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का केंद्रीय बजट 2025 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्राथमिक वैचारिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डिजिटल भारतीय भाषा की पुस्तकों के माध्यम से बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? समग्र शिक्षा 2.0 जिसे 2025 में लागू किया गया, किस शैक्षिक स्तर के समग्र विकास के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है? केवल स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट अनुसंधान के लिए, प्री स्कूल से लेकर 12 तक की स्कूली शिक्षा के लिए, विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा का कार्यक्रम के लिए, केवल तकनीकी और व्यावसायिक इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर होगा प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में घोषित युवा आई पहल का विशेष रूप से लक्षित जनसांख्यिकी समूह कौन सा है? 13 से 21 वर्ष की आयु के युवा नवप्रवर्तक, 60 से अधिक आयु वर्ष के वरिष्ठ अकादमिक शोधकर्ता, केवल महिला तकनीक उद्यमी, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। ये तो बहुत आसान सवाल है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इंडिया एआई मिशन के तहत युवा आई ग्लोबल यूथ चैलेंज 2026 शिखर सम्मेलन में एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में उभरा, जिसे स्पष्ट रूप से 13 से 21 वर्ष की आयु के किशोरों और युवा वयस्कों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य माध्यमिक और प्रारंभिक तृतीयक स्तरों पर कंप्यूटेशनल सोच और एल्गोरिदम समस्या समाधान को विकसित करना है। इसे एआई बाई हर पहल के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जो विशेष रूप से महिला नेतृत्व वाली टीमों के लिए आरक्षित थी। यह जनसांख्यिकी विभाजन भविष्य के अनुसंधान प्रतिभाओं की एक मजबूत पाइपलाइन सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत भारत को वैश्विक एआई हब बनाने के लिए भारत आधारित डेटा केंद्रों का
उपयोग करने वाले विदेशी क्लाउड प्रदाताओं किस वर्ष तक ऐतिहासिक कर अवकाश टैक्स हॉलिडे प्रदान किया गया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है क्या? डी। डी क्यों है? डेटा संप्रभुता और एआई अवसंरचना की घातांकी वृद्धि को संतुलित करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में विदेशी हाइपर स्केल क्लाउड ऑपरेटर के लिए 2047 तक 21 साल के लिए एक ऐतिहासिक कर अवकाश की घोषणा की गई है। इस नीति का एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इन प्रदाताओं को अपने सर्वर बुनियादी ढांचे को पूरी तरीके से भारतीय भौगोलिक सीमाओं के भीतर भारत आधारित डेटा केंद्रों में स्थानीयकृत करना होगा और यह कदम 2030 तक देश की अनुमानित 78 गीगावाट कंप्यूट आवश्यकता का समर्थन करता है और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए विदेशी निवेश आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में स्टार्टअप सर्वम ने सरकारी समर्थित जीपीयू पर प्रशिक्षित अपने बहुभाषी एआई मॉडल लॉन्च किए। इन मॉडलों के मापदंडों का आकार क्या है? 7 बिलियन और 13 बिलियन, 30 बिलियन और 105 बिलियन, 50 बिलियन और 200 बिलियन या 1.5 बिलियन है या 5 बिलियन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 30 बिलियन और 105 बिलियन। क्यों? भारत में सॉवरेन एआई कृत्रिम जैसे किसे स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एक प्रमुख ग्राहक के रूप में भारतीय स्टार्टअप सर्वम ने 30 बिलियन और 105 बिलियन मापदंडों के साथ बड़े भाषा मॉडल जारी किए हैं। 30 बिलियन मॉडल उनके संवादात्मक एजेंट प्लेटफॉर्म संवाद शक्ति प्रदान करता है, जबकि विशाल 105 बी मॉडल जटिल तार्किक कार्यों के लिए डिजाइन किया गया। इन मॉडलों की सबसे बड़ी तकनीकी विशेषता है कि इन्हें 10,372 करोड़ के इंडिया एआई मिशन के तहत उपलब्ध कराए गए सरकारी कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके शून्य से प्रशिक्षित किया गया, जो विदेशी मॉडल जैसे ओपन एआई पर निर्भरता को कम करके एक सफल सार्वजनिक निजी सहयोग है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत 6G विजन के स्पेक्ट्रम रोडमैप के अनुसार भारत 6G अनुप्रयोगों के लिए अल्पकालिक परिनियोजन चरण की समय रेखा कौन सा है? जो 6G आने वाला है उसकी समय रेखा क्या है? इसकी समय रेखा है 2025-26। क्या है? 2025-26। जो दूरसंचार विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, भारत में 6G विजन दस्तावेज की अगली पीढ़ी के दूरसंचार के लिए एक चरणबद्ध स्पेक्ट्रम रोडमैप स्थापित किया है। इस रोडमैप को 3 स्पष्ट चरणों में विभाजित किया गया है। अल्पकालिक चरण 2025-26 के लिए, मध्यम अवधि चरण 2027-30 के लिए और दीर्घकालिक 2031 से 2035 तक। 2026 शुरुआत तक 6G और प्रौद्योगिकी के स्वदेशी अनुसंधान के लिए 271 करोड़ की 104 परियोजनाओं की मंजूरी दी जा चुकी है। यह आक्रमक 2025-26 के अल्पकालिक लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU में भारत की एक उपभोक्ता के बजाय वैश्विक 6G मानक निर्धारण के रूप में स्थापित करने के रणनीतिक मंशा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 2026 में भारत और किस देश भी औपचारिक रूप से स्थापित SITAC सीटेक टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर का एक प्रमुख द्विपक्षीय डिजिटल सहयोग मंच है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, स्वीडन या इजराइल? किसके साथ है ये? हमारे किसके साथ? ये स्वीडन के साथ है। स्वीडन के साथ है क्योंकि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत और स्वीडन के बीच जो ये सीटेक हुआ है, इसका औपचारिक रूप से रूपरेखा बनाई गई है। इंडिया एआई मिशन और बिजनेस स्वीडन द्वारा संचालित यह मंच एक प्रमुख द्विपक्षीय तंत्र है जो दोनों देशों की सरकारी एजेंसियों, स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? केंद्रीय बजट 2026-27 में पेश किया गया भारत विस्तार क्या है? अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने वाला रडार सिस्टम, कृषि और किसान कल्याण के लिए डिजाइन किया गया बहुभाषी एआई उपकरण, डिजिटल मुद्रा की एक नई ब्लॉकचेन प्रणाली, रक्षा क्षेत्र के लिए एक एकीकृत गवर्नेंस। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये है भारत विस्तार, ये है कृषि और किसान कल्याण के लिए डिजाइन किया गया बहुभाषी एक एआई उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? FAO संयुक्त राष्ट्र एवं कृषि संगठन द्वारा जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर किस स्थान पे है? भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर किस स्थान पे? ये है 9वें स्थान पे। भारत किस स्थान पर है? 9वें पे। GFRA 2025 की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने विश्व स्तर पर कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वां स्थान हासिल किया है।
जो लगभग 72.7 मिलियन हेक्टेयर को कवर करता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है? एनटीसीए द्वारा आयोजित बाघ जनगणना 2022 चक्र के अनुसार भारत में कुल अनुमानित बाघों की आबादी कितनी है? बाघों की आबादी कितनी है? 3682। क्या है, कितनी है? 3682। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या कह रहा है? जलवायु परिवर्तन पर 2026 का संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन COP 31 किस शहर में आयोजित होने वाला है? COP 31 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? ये होने वाला कहाँ? अंतालिया तुर्की में। कहाँ? अंतालिया तुर्की में आयोजित होने वाला है। यह ध्यान रखना मत भूलिए। COP 29 2024 बाकू में, COP 30 2026 बेलेम ब्राजील में आयोजित किया गए थे। अंतालिया 2026 COP 31 विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्योंकि यह उन रोड मैप को लागू करे 2030 तक वनों कटाई को रोकने और जलवायु अनुकूलन वित्त को 3 गुना करने के लिए बेलम में सहमत हुए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है जीवाश्म ईंधन से दूर न्यायसंगत संक्रमण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अप्रैल 2026 में किस देश में निर्धारित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? जलवायु कूटनीति में ऐतिहासिक कदम होता है जीवाश्म ईंधन से दूर न्यायसंगत संक्रमण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अप्रैल 2026 किस देश में किया गया है? ये किया गया कहाँ? कोलंबिया में। कहाँ? कोलंबिया में। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। जुलाई 2025 में नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए निसार उपग्रह को पृथ्वी की सतह के सूर्य परिवर्तन को मापने के लिए किस प्रकार की कक्षा में स्थापित किया गया है? बताइए। ये भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा, सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा, मध्य पृथ्वी कक्षा, भूमध्य रेखी कक्षा। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? ये सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसे स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कालक्रम 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए एक प्रशासनिक निर्णय के सीधे तौर पर किस प्रमुख जन आंदोलन को जन्म दिया? ये जन्म दिया जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, तो ये जन्म दिया था किसने? स्वदेशी आंदोलन को। किसे? स्वदेशी आंदोलन को इसने जन्म दिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नासा के आर्टेमिस मिशन 2 मिशन का मौलिक उद्देश्य क्या है? इसका प्रक्षेपण अप्रैल 2026 में निर्धारित है। बताइए आर्टेमिस मिशन क्या है? आर्टेमिस मिशन है 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा का पहला मानवयुक्त फ्लाईबाई का पूरा करना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 23 क्या कह रहा है? मार्च 2026 इसरो ने गगनयान मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र स्तर पर 165 सेकंड तक परीक्षण किया। सामान्य वायुमंडलीय दबाव में इस इंजन के किस अत्यंत खतरनाक वायु गतिकी प्रभाव का परीक्षण किया जा रहा था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ये प्रभाव पृथक्करण, फ्लो सेपरेशन का ये परीक्षण किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 24 कह रहा है हमारे सौर मंडल में खोजे गए अब तक के केवल तीसरे अंतर तारकी आगंतुक का नाम क्या है जो 2026 के बसंत में बृहस्पति कक्षा पार करने का अनुमान है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है 3I एटलस। क्या है? धूमकेतु 3I एटलस एक सौर वायुपिंड है जो हमारे सौर मंडल के गुरुत्वाकर्षण के मूल से बंधा नहीं, हाल ही में मंगल ग्रह के करीब गुजरने के बाद जहां इसने मार्टियन आकाश को अपनी कोमा में रोशन किया था, कक्षी यांत्रिक भविष्यवाणी करती है 2026 बसंत में विशाल ग्रह बृहस्पति कक्षा को पार कर जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में कौन से एक संस्थापक या प्रमुख नरमपंथी नेता नहीं था? इसमें कह रहा है नरमपंथी नेता नहीं था। ये थे कौन? विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26। केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी मनरेगा का उन्नत रूप प्रतिवर्ष कितने दिनों तक बढ़ाया गया है? मनरेगा का ये रूप कितने दिनों तक बढ़ा दिया गया? ये बढ़ा दिया कितने दिनों तक? 125 मनरेगा का अब नाम क्या होगा? जी राम जी योजना हो गई। क्या? जी राम जी योजना हो गई है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य साथ उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को कुल बजट का सर्वाधिक हिस्सा 22% आवंटित किया गया है? बताइए ये किसे आवंटित किया गया? ये आवंटित किया गया है किसे? इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा विकास को आवंटित किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन।
केंद्रीय बजट 2026-27 में एमएसएमई सूक्ष्म लघु उद्योग क्षेत्र के भीतर भविष्य के औद्योगिक चैंपियनों को विकसित करने के लिए स्थापित एसएमई ग्रोथ फंड कुल कितना वित्तीय कोष आवंटित किया गया है, बताइए। इसमें कितना आवंटित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 का कितना आवंटित किया गया है? ये आवंटित किया गया है 10,000 करोड़। कितना? 10,000 करोड़ आवंटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक 2025 के फैसले ने सिविल जज परीक्षाओं की पात्रता के लिए न्यूनतम 3 साल के कानूनी अभ्यास की आवश्यकता को संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया? किसमें? ये आपने अगर पढ़ा होगा, सरला गुप्ता बनाम भारत संघ। सरला गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? 30 कह रहा है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के वृहत आर्थिक मानदंडों के अनुसार राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत लक्षित किया गया है? ये लक्षित किया गया है कितना? 2.97%। कितना? 2.97% ये लक्षित किया गया है। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये 30 क्वेश्चन का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। ऐसे हमारे रोज एक मॉडल पेपर जाएंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारा चैनल करवाइए, जिससे हम और बेहतर इस चैनल पे चीज़ें अपलोड करें, आप लोगों के पास लेकर आएँ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से अलविदा चाहते हैं।